हाय एवरीवन। तो आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसको इंग्लिश में बोलते क्या है, तो अम्ल को एसिड, क्षारक को बेस और लवण को साल्ट, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे और मैं आपको अपने हाथों से बनाए गए नोट्स के सहारे पढ़ाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को और इस नोट के सहारे पढ़कर दोस्तों आप जो है एग्ज़ाम में 88% तक ला सकते हो। तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर से ज़रूर सेट कर लीजिएगा। तो भाई अम्ल, क्षारक एवं लवण, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि अम्ल, सबसे पहला हेडिंग है अम्ल। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका जो है हमें जो है उस चैप्टर का नाम पहले जानना पड़ता है कि उस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा अम्ल, क्यों पड़ा क्षारक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है अम्ल। अम्ल का मतलब क्या होता है, तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। और एसिड शब्द एसिडस से बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, अम्ल का अर्थ क्या होता है, तो अम्ल का अर्थ होता है मेरे डियर खट्टा। सिंपली आप याद रखो, अम्ल का अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखो कि अम्ल का अर्थ होता है खट्टा। और खट्टा कौन होता है, तो अम्ल होता है खट्टा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोलता है कि अम्ल, अब ये हो गया इसका परिभाषा। ये तो था कि अम्ल कहते किसे हैं, अम्ल को पहचानेंगे कैसे। अब इसका परिभाषा यानी कि अम्ल कहते किसे हैं, तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो सिंपल सा ट्रिक मैं बता दूं कि अम्ल को याद करने का ट्रिक, ठीक है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पत्र को, ठीक है, जो नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। इसके नाम पर ही इसका जो है आंसर छुपा हुआ है। क्या नाम है दोस्तों इसका? अम्ल। अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसे? तो देखिए सबसे पहला अक्षर यहाँ पर क्या लिखा है, आ से यानी कि अम्ल, और ला लास्ट में क्या है, ला, यानी कि अम्ल जो है लाल कर देता है किसको, तो नीले लिटमस पत्र को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देता है अम्ल के उदाहरण। यहाँ पर कुछ अम्ल के उदाहरण दिया है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl जो हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है, उदर में पाया जाता है, पेट को ही उदर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्षारक। तो क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है या या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके कुछ उदाहरण है NaOH और NaH मतलब हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक और उदाहरण ले लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो क्षारक कहते किसे हैं, इसको मैं आपको एक तरीके से याद करा दूं इजी वर्ड में। तो क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करे और जो है ये नीले लिटमस पत्र ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है, ये लाल को नीला कर देगा और अम्ल अम्ल जो है नीले को लाल करेगा, लेकिन क्षारक लाल को ही नीला करेगा। ठीक है, इनके काम जो है अपोजिट वर्क है इन लोगों का। ठीक है, अम्ल और क्षारक का अपोजिट वर्क है। चलिए आगे देखते हैं लवण। लवण क्या किसे कहते हैं, तो अम्ल धातु के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग कि अम्ल जो है धातु के साथ मिलकर धातु का एक लवण बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, धातु का एक यौगिक बनाता है जिसे हम लोग लवण कहते हैं। तो आप लोगों को मेरी भाषा समझ नहीं आई होगी, मैं फिर से आपको समझा दूं कि अम्ल जो है धातु के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब लवण को हम लोग याद कैसे करेंगे इजी ट्रिक में। तो दोस्तों देखिए, मान के चलिए ये एक प्लेट है। ठीक है, क्या है ये एक प्लेट है। किसका? ये एक प्लेट है पीतल का, और इस पे हम लोग रख दिए पानी। पीतल के प्लेट में हम लोग पानी रख दिए हैं। 1 घंटे बाद अगर आप उस पानी को पियेंगे तो पानी थोड़ा सा तीता लगेगा। तीता लगने का कारण पीतल का जो परत है पानी के साथ मिक्स हो गया, अभिक्रिया कर लिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे लवण। ठीक है, क्या बोलेंगे? लवण। ओके, चलिए अब यहाँ लास्ट में दिया है कि सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 वर्गों में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल।
प्रबल अम्ल कहते किसे? तो जो जल में घुलकर कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करे उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो जल में घुलकर अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करे उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट सेंटेंस लिखे हुए हैं स्टार देकर। आप लोग भी स्टार दे दीजिएगा अपने नोट्स में और लिख दीजिएगा कि अम्ल के सबसे मुख्य गुण है कि यह क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, अम्ल का जो मुख्य गुण है वो क्षारक को उदासीन कर देता है, और क्षारक का मुख्य गुण है कि वो अम्ल को उदासीन कर देता है। ओके, चलिए अगला टॉपिक आता है सूचक। सूचक जो है किसे कहते हैं? तो सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग, ठीक है, जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो है एक सिंपल वर्ड में जो है याद करवा दूं कि सूचक कहते किसे। ठीक है, सूचक ऐसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है, मान के चलिए ये एक, ठीक है, आलू है। ठीक है, आलू का हमने क्या बनाया? सब्जी। तो सब्जी जो है अपने रंग, हमने आलू का बनाया, आलू पनीर। ठीक है, आलू पनीर बनाया। ठीक है, तो देखिए आलू पनीर पहचानेंगे कैसे? तो उसके रंग अथवा उसकी सुगंध से। ठीक है, और वो खट्टा लग रहा है कि उसका जो है तीखा लग रहा है, इन सभी से पहचानेंगे। तो वैसे ही अम्ल को जो है सूचक जो है पता करता है अम्ल को। यानी कि सूचक का अर्थ ही है सूचना देना। ठीक है, सूचक एक पदार्थ है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं अम्ल किससे कहते हैं, अम्ल कौन है, क्षारक कौन है। जैसे कि दही, सूचक के द्वारा हम दही में पता कर सकते हैं कितना अम्ल है, दही में अम्ल है, क्षार है, क्या है, हम इसे पता कर सकते हैं सूचक के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, पहला गंधीय सूचक, फिर रंगीय सूचक। गंधीय सूचक जो गंध के द्वारा परिवर्तन लाता है, यानी कि गंध के द्वारा हमें पता चलाने में मदद करता है कि वो अम्ल है या क्षार, उसे हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। और रंगीय सूचक जो रंग के द्वारा अपना पता चला सके कि जो है पदार्थ अम्ल है या क्षार, उसे हम लोग रंगीय सूचक कहते हैं। ठीक है, एक और सूचक है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का कोई परिभाषा नहीं है, इसमें याद रखिएगा जो है लिटमस प्राकृतिक सूचक है। ओके दोस्तों, मैं बता दूं कि ये नोट जितने भी हैं ये आपका हैंड राइटिंग नोट्स है, इसमें थोड़ी मेहनत लगी है बनाने में, तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। और कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोगों को समझ आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर के आगे। दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जब मैंने आपको अम्ल का परिभाषा और उसके बारे में बताया, तब मैंने आपको अम्ल के दो अम्ल के बारे में बताया था, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वैसे ही क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षारक, एक दुर्बल क्षारक। तो सबसे पहले प्रबल क्षारक को समझ लेते हैं हम लोग कि प्रबल क्षारक में जल पूर्णतः आयनित हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा कि जल जो है प्रबल क्षारक में जल पूर्णतः आयनित तो हो जाते हैं, उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। इसका उदाहरण है NH4OH, CaOH2। ठीक है, दुर्बल क्षारक में जल में आंशिक रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं, उसको दुर्बल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक उसे कहते हैं जिसमें जल पूर्णतः आंशित हो जाते हैं। ठीक है, और दुर्बल क्षारक जिसमें जल पूर्णतः आंशिक रूप से आयनित नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसका उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं KOH MgOH2। तो दोस्तों ये वाले टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने आपको फ्री बता दिया, हो सकता है एग्जाम में पूछ दें, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट है, VBI है, हर बार एग्जाम में पूछता है गाइस इस टॉपिक से कि pH स्केल। तो किसी विलियर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है। ठीक है, एक स्केल विकसित की गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक है जिसे हम लोग पुषांश कहते हैं, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। pH स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षार तक pH को ज्ञात कर सकता है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, इस पूरा वाले आप लोग जो है इसको पूरा याद कीजिएगा कब, जब आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ दे एग्जाम में, और जब आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे तो आप लोग सिर्फ इतना याद कीजिएगा कि ये जो है इतना याद कीजिएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। 2 नंबर के लिए आप लोग इतना याद कीजिएगा,
और 3 नंबर के लिए मात्र आप लोग एक वर्ड आगे कर दीजिएगा, वो है इस पीएच में पी सूचक है, बस इतना तक याद कीजिएगा आप लोग 3 नंबर के लिए। और 2 नंबर के लिए पीएच स्केल कहते हैं तक, और 5 नंबर के लिए पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर आप लोग नोट्स कीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं होगा आपको इसको लिख कर याद करने का, तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को एग्जाम के टाइम देख रहे हो तो आप लोग जो है वीडियो को रोक करके याद कर लो, और अगर आप लोग इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख रहे हो, यानी कि एग्जाम में अभी आपके टाइम है, तो आप लोग जो है नोट्स करके लिख के याद करो। ओके, चलिए अब पीएच स्केल का स्केल में दिखा दूँ यहाँ पर आपको। तो मेरे पास तो भाई हैंड राइटिंग है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी मैंने पिक्चर को जो है कट करके लगाया नहीं है, मैंने हाथ से छापा है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14। ठीक है 14, और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका स्केल की तरह एक साइज है, देख सकते हैं। जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है, आप लोग याद कीजिएगा इसको। जठर रस का पीएच मान 1.2, नींबू का रस का पीएच मान 2.2, और शुद्ध जल का पीएच मान 7, और रक्त का पीएच मान 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रक्त जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग में भी 14। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 3 चीज़ यहाँ पर स्टार देके दिए गए हैं, इनको आप लोग जो है स्टार देकर ही इम्पोर्टेंट में लिखिएगा हाईलाइट करके, कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, और 7 पीएच मान किसका है? जल का, यानी कि जल एक उदासीन विलयन है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि जल कैसा विलयन है, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, ए और बी दोनों, या उदासीन विलयन। तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा? उदासीन विलयन, क्योंकि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए आप लोग जो है उदासीन विलयन पर टिक कीजिएगा। ओके, आगे है, यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होगा, और किसी भी पीएच स्केल में 7 से 14 तक हो तो वह क्षारीय होगा। यानी कि मान के चलिए आपका यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 14 है, तो इधर जाएगा तो अम्ल, इधर आएगा तो क्षारीय। ठीक है, इधर आएगा तो क्षारीय, और भाई बात करें कि बीच में, तो ये आपका हो जाएगा उदासीन। ठीक है, उदासीन बीच में रहेगा, यानी कि 7 के बीच में रहेगा तो वो उदासीन कहलाएगा, और 7 से 1 के बीच में रहेगा तो अम्ल, और 14 से 7 के बीच में रहेगा तो क्षारीय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत अम्ल, प्राकृतिक स्रोत अम्ल, यानी कि कुछ अम्ल का नाम दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि सिरका में कौन सा अम्ल है तो एसिटिक अम्ल, संतरा में कौन सा है सिट्रिक अम्ल, कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ देता है। इसीलिए इसको जो है आप लोग जो है जरूर से याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं याद करने का सही तरीका। ठीक है, देखिए सिरका को विनेगर भी कहते हैं, इसको हम लोग, इसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध यानी कि दही में आपका जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल, और नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल। नेटल का डंक यानी बिच्छू का डंक, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा दोस्तों, आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों का दिया होगा, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है तनुकरण। ठीक है, तनुकरण कहते हैं किसे भाई? तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की जो सांद्रता होती है वो H3O+ या OH- प्रति इकाई आयतन कम हो जाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो तनुकरण कहते हैं। यानी कि दोस्तों ये आपका एक ग्लास है, इसमें हमने क्या मिलाया? इसमें हमने जल मिलाया, जल यानी H2O, इसमें हमने जल मिला दिया, तो ये जो है जल, इसमें जो है जल रखने के बाद अम्ल या क्षारक, ठीक है, ये एक ग्लास है जिसमें हमने जल रखा, और इस जल भरे ग्लास में अम्ल या क्षारक मिलाने पर इसकी जो है इसकी आयन की सांद्रता H3O+ या OH- आयन प्रति इकाई जो है कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। और अम्ल एवं क्षार दोनों क्या है? तो दोनों तनुकृत हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। आगे देता है कि सेब, सेब में कौन सा अम्ल है? तो ये आपके बुक में नहीं होगा, ये आपका एक्स्ट्रा है, ये आपके एग्जाम में पूछ देगा, हो सकता है या कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से पूछ ही देता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन से, ठीक है, एक्स्ट्रा नोट से मैंने बनाया अपने हाथों से, तो आप लोग इसको देखिए। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, प्याज में स्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है, आंवला में जो है स्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर दिया है क्षार और अम्ल के कुछ उदाहरण। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी तक क्षार और अम्ल टॉपिक पर जो है अभी भी समझ नहीं आया है, तो आप लोग जो है इन उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखो। KOH, इसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। NaOH, Na यानी सोडियम, और OH जहाँ पर आ जाए वहाँ हाइड्रोक्साइड। देखिए अम्ल और क्षारक पहचानना आपके एग्जाम में दे देगा, तो ये बहुत ही आसान होता है पहचानना। ठीक है, वीडियो में देखिए मैं बता दूंगा अम्ल और क्षारक कैसे पहचानेंगे। ठीक है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, COOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, NH4OH जो ये हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जितना भी मैंने अभी पढ़ा वो क्षार का था, अब हम लोग अम्ल का बात करते हैं। H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 इज इक्वल टू नाइट्रिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 सल्फ्यूरस अम्ल। अब बात करते हैं अम्ल और क्षारक को पहचानने का ट्रिक। तो ये आपका अम्ल हो गया, ये हो गया क्षार। तो भाई अम्ल को पहचानने का ट्रिक दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बस अम्ल में HNO3 ये सिंपल, ठीक है, सिंपल आप इसे पहचान सकते हो। लेकिन भाई क्षारक, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्षारक पहचाने का। अगर आप क्षारक सीख गए तो अम्ल आप आराम से सीख जाएंगे। जिसके भी लास्ट में OH आ जाए वो आपका क्षारक हो जाएगा। जिस भी, ठीक है, जिस भी नाम में लास्ट में OH आ जाए उसे हम लोग क्षारक कहेंगे। जैसे कि CH3OH, तो इसमें ये क्षारक हो गया, यहाँ पर OH आ गया। और मान के चलिए H2SO4, यहाँ पर तो OH नहीं आया, तो यह क्या होगा, ये आपका अम्ल हो गया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा कि C2H8SO4 ये क्षारक है या अम्ल। ठीक है, ये क्षारक है या अम्ल, अगर क्षारक है या अम्ल, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। ये इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था, झारखंड बोर्ड एग्जाम में पूछा था गाइस। ठीक है, झारखंड का जो है बोर्ड एग्जाम, वहां पर ये सवाल पूछा था क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी कि लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि सिंपल समझिए, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जिसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगर आप इसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये 100% याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है क्लोरीन का उपयोग। तो क्लोरीन एक रोगाणुनाशक है, इसलिए इसका उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए होता है। यानी कि एग्जाम में ये सब भी पूछ देता है, ये सब आपका 3 या 5 ही मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, आपका ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। इन्हें तीनों मार्क्स में आपका सवाल पूछेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का उपयोग आपको इन द फ्यूचर ये भी काम देगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन एक रोगाणुनाशक है, इसलिए इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। यानी कि क्लोरीन जो है कीटाणु को मारता है, जल में उपस्थित कीटाणु को मारता है, इसलिए इसको जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग में किया जाता है। आगे है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण चूना CaOCl2M हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में होता है। यानी कि क्लोरीन का उपयोग जो है विरंजक चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी होता है। आगे है कपड़ों एवं कागज के रंगों को विरंजित करने में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म में गैस होता है, उसको बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरीन के 4 या 3
किन्हीं उपयोगों को लिखें। तो आप लोग जो है इसको याद कर लेंगे तो वहाँ लिख लेंगे, तो आप आसानी से मार्क्स को गेट कर लेंगे। ठीक है, आगे है हाइड्रोजन के उपयोग। तो सब मैं यहाँ पर जो है सबका उपयोग मैं 3 से 4 लाइन में लिखा हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि 3 से 4 लाइन में लिखने का। क्लोरीन का उपयोग हमने देख लिया, अब हाइड्रोजन का उपयोग देखेंगे। तो द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग लिखें तो पहला हो जाएगा द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, और अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में होता है। दोस्तों अभी क्लोरीन में भी हमने पढ़ा था कि इसका जो है इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में होता है, और जो है हाइड्रोजन में भी हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में होता है। खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग होता है, यानी कि खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग या गुणधर्म एक ही बात होती है। ठीक है, यानी कि ये भी जो मैंने आपको बताया क्लोरीन के उपयोग, आपको एग्जाम में पूछ देगा कि क्लोरीन के गुणधर्म, ये भी हो सकता है, या हाइड्रोजन का उपयोग तो हाइड्रोजन के गुणधर्म, ये भी पूछ देगा। ठीक है, गुणधर्म का मतलब होता है कि उसका जो है इसका, जैसे कि कोई इंसान होता है वो बहुत ही गुस्सा करता है, ठीक है, हमेशा रूठे रहता है, किसी से बात नहीं करता है, तो आपको आदमी पूछेगा कि भाई उसका गुणधर्म क्या है, तो भाई उसका गुणधर्म है कि वो किसी से बात ही नहीं करता है, वो हमेशा गुस्सा करता है, ठीक है, वो हमेशा अकेले रहता है, तो उसका वो गुणधर्म हो गया। वैसे भी हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के गुणधर्म। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर के गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण कहते किसे हैं वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका रासायनिक नाम यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। या कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन या यौगिक है। ठीक है, या कैल्शियम ऑक्सीजन या क्लोरीन का यौगिक है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग आई होप इसको समझ पाएंगे। अब इसके गुणधर्म को हम लोग बात करते हैं। तो इसके गुणधर्म है कि यह हल्का पीला लिए सफेद चूर्ण है जो क्लोरीन जैसी गंध देती है। यह हल्का पीला लिए सफेद चूर्ण है जो क्लोरीन जैसी क्या देती है, तो क्लोरीन जैसी गंध देती है। यह एक अस्थायी यौगिक है। यह एक कैसा यौगिक है, तो यह एक ऐसा यौगिक है। तो कैसा यौगिक है, अस्थायी यौगिक है। यह वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा अपघटित हो जाते हैं। यह वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा क्या हो जाते हैं, तो ये वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि वायु में खुला छोड़ देने पर इसे Cl2 गैस बाहर निकल जाती है। वायु में खुला छोड़ देने पर इसे Cl2 गैस बाहर निकल जाती है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के गुणधर्म पढ़ लिए, अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। अभी हमने क्लोरीन का भी उपयोग पढ़ा, क्लोरीन के उपयोग में भी जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। वैसे यहाँ पर कीटाणुनाशक जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का जो है उपयोग किया जाता है। अगला है इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजन के रूप में किया जाता है, यानी कि कपड़े को विरंजन करने में किया जाता है। अगला है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा तथा कपड़ा उद्योग में सूती एवं लिलेन के विरंजन के लिए होता है। उसके बाद है कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी होता है। ठीक है, तो उपचायक कहते किसे भाई, तो भाई मैंने आपको ना फर्स्ट चैप्टर में बताया था जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको शायद बताया होगा। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा इस चैप्टर को देखने के बाद। अगर नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके आगे 10 क्वेश्चन के आगे मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को बनाने के बाद उस वीडियो को मैं फोकस करूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा के नूनू खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ओके, बेकिंग सोडा का देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र NaHCO3 होता है। यह सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। इसे अमोनिया सोडा विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो आप जो है इसे कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया वैसा आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है आप ऐसे याद करेंगे। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र NaHCO3 है। और आप लोग इसको रटने लगेंगे, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये एकदम गलत तरीका है। आपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शॉर्ट वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पर फैक्ट वीडियोज़ आते हैं। ठीक है,
जैसे कि फैक्ट वीडियोस, मार्स में इतना बड़ा एलियन देखा गया जिसका स्पेस का नाम था 006121L161, कुछ इस प्रकार से बोला जाता है। वहाँ पर फैक्ट वीडियो देखा होगा आपने, तो एक एक करके फैक्ट वीडियो में एक एक जो है बात बताया जाता है। वैसे आप लोग उसको एक एक करके याद कीजिएगा। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका नाम रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। बस इसको याद कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट याद कीजिए, जिसका सूत्र NaHCO3 है। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिए, तो इसके बाद फिर से याद कीजिए। आप अपने माइंड को जो है थोड़ा रिकॉल कीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि रासायनिक नाम किस सोडियम जो है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसे याद करने का कोशिश कीजिए, रिकॉल कीजिए, तो आप लोग जो है आराम से याद कर लेंगे और अच्छा मार्क्स भी गेट करेंगे। एग्जाम तक आपको याद रहेगा कि मेरी गारंटी है। मैंने भी ऐसे याद करके एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे देखिए बेकिंग सोडा के गुणधर्म। तो बेकिंग सोडा के गुणधर्म देख लीजिए, यह जल में कम घुलनशील है। बेकिंग सोडा यानी कि भाई सर्फ जानते होगे आप लोग। ठीक है, सॉरी बेकिंग सोडा तो खाने वाला सोडा है। अरे यार मैंने गलत बोल दिया। ओके, बेकिंग सोडा तो खाने वाला सोडा है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, इसलिए आई एम रियली सॉरी। यह जल में कम घुलनशील है। बेकिंग सोडा जो है यह जल में कम घुलनशील है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसलिए इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अंततः यह एक दुर्बल क्षारक है। जब खाना हमें जल्दी पकाना होता है तो इसका उपयोग हम करते हैं, यानी कि पकौड़ी कचौड़ी ये सब जल्दी जल्दी पक जाता है। क्या है क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अब इसका उपयोग पढ़ते हैं गाइस। बेकिंग सोडा के उपयोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक एंटीसेप्टिक का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र है। ठीक है, जिस जो शराब में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, साथ ही साथ पकौड़ी कचौड़ी खास्ता बनाने और जल्दी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस चित्र को देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप लोगों के बुक में जितने भी फोटोज दिए होते हैं सभी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसी चित्र के सहारे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फोटो ही लगा हुआ है। ठीक है, यार एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि यह फोटो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो यह फोटो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अम्ल को कभी भी अपने हाथ पर ना ले। ठीक है, यह आपका 2 या 3 मार्क्स में पूछता है हमेशा। ठीक है, और आप लोग को जो है इस बोलेगा कि इस तस्वीर को देखकर इस तस्वीर के लिए एक उचित नाम या उचित हेडिंग जो होता है, इससे किसी भी चैप्टर का हेडिंग होता है ना, उसी तरह इस फोटो के लिए एक उचित नाम खोजे या नाम लिखे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी वाले चिन्ह। ओके, आपके पास अगर H2SO4 अम्ल होगा या कोई भी अम्ल होगा, एसिड वगैरह होगा, तो देखिएगा एसिड वगैरह में ना आपको यहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर जो है साइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है धोने वाला सोडा यानी कि धोवन सोडा। दोस्तों धोवन सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट टेकाहाइड्रेट है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका जो है सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धोने का सोडा का उपयोग, तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में और मृदु जल बनाने में होता है। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर जल को मृदु बनाने में जो है धोने का सोडा का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। घरों में साफ सफाई के लिए सिंपल भाई कपड़ा धोने के लिए धोने का सोडा का उपयोग करते हैं ना भाई, यानी कि सर्फ का उपयोग करते हैं ना, धोने का सोडा का हम लोग सर्फ बोलते हैं। ओके, आपने जरूर सुना होगा जो अमिताभ बच्चन का जो है वो एड, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ठीक, घड़ी वाला। ठीक है, वही बात है यहाँ पर सर्फ। ठीक है, इसके बाद है पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है, यानी कि धोवन सोडा का उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है। इसके बाद एक और है कि इसका उपयोग कांच साबुन एवं कागज के उद्योगों में होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि बोरॉक्स कॉस्टिक सोडा NaOH जिसको बोलते हैं, तथा सोडियम के अथवा सोडियम के अन्य यौगिक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जिप्सम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2 टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, 1 नंबर वाला सवाल, 2 नंबर वाला सवाल, 3 नंबर वाला सवाल, 5 नंबर वाला सवाल। 4 टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 1 नंबर के सवाल वाला, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 5 नंबर का। तो सभी जो है इतने नंबर वाले सभी नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहला है जिप्सम। तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। ठीक है,
ठीक है। जिप्सम का नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। इसका रंग सफ़ेद होता है और इसके जल के 7 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र SaSO4 × 2H2O होता है। ठीक, चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्ट के रूप में। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र SaSO4 × 1/2H2O होता है। ओके, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ये आपका 5 नंबर के सवाल में पूछा गया था इस बार, ठीक है। यानी कि 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। पता नहीं अब इस बार पूछेगा कि नहीं, हो सकता है दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछ दे। कई बार होते क्या, रिपीटेड सवाल को फिर रिपीट कर देते हैं। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की विधि। तो जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन या आप लोग बोलो 100 डिग्री, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन पर या तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर या जल के 1/2 या बोल सकते हैं 1/2 अणुओं को त्याग कर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ओके, चलिए तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा फैक्ट के रूप में, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को सही करने, इस टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग शॉर्ट में याद रखिए कि डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डी को ठीक करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। उसके बाद खिड़कियों दरवाजे के छिद्रों को बंद करने में होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। उसके बाद खिलौने, सजावट के सामान, मूर्तियों तथा इसके साँचे बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। दीवारों को चिकना करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। चलिए हमने यहाँ तक इसको देख लिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। ओके, अगला है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट का एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित हैं। कॉपर सल्फेट के एक जल इकाई सूत्र में 5 अणु उपस्थित है, ठीक है। जलीय कॉपर सल्फेट के रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। ओके, इस टॉपिक में फिर से कवर करा दूं क्योंकि ये टॉपिक से एक बार भी एग्जाम में सवाल नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार इसी सवाल से पूछ दे, ठीक है। तो लवण के एक इकाई सूत्र में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित हैं, ठीक है, अणु उपस्थित हैं। आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि 5 इकाई में एक सूत्र इकाई में जल के 5 अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट की बात नहीं कर रहा है। अणु यानी कि क्या हो गया भाई, आपका जो होता है ना एलिमेंट्स, यानी कि परमाणु बम, अणु कण, ये सब जो होता है ना, वो अणु की बात की गई यहाँ पर, ठीक है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं किसे, ठीक है। तो मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है डिफरेंस जो है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं किसे, वो डिफाइन नहीं किया था अच्छे से, तो फिर से एक बार डिफाइन करता हूँ। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर जिप्सम का निर्माण होता है। ओके, ये मेरी भाषा में था लेकिन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर या जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, ठीक है, बनाता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा क्लियरली, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या आता है? CaSO4 × 1/2H2O प्लस कितने अणु को त्याग करके, तो जल के कितने अणु को, तो देखिए जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणु को त्याग करके, तो 1/2 अणुओं को त्याग करेगा, ठीक है। जल के 1/2 अणु को त्याग करेगा। तो देखिए CaSO4 यहाँ पर आ जाएगा रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया के द्वारा CaSO4 यहाँ पर है ना, तो CaSO4 ही आ जाएगा। ओके, देखिए अब इसके नीचे हम लोग क्या लगा देंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 को 2 से जोड़ दो 4, 2 एकम 2, 2 और 1 3, के ऊपर कितना हो गया 3/2। अब इसका एलसीएम लेकर हम लोग करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 आपका आ जाएगा। तो यानी कि CaSO4 × 2H2O, इसको प्रूव करने का एक मेथड, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसको प्रूव करने के मेथड पे मैं लॉन्ग वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। आगे दिया है प्राकृतिक सूचक। ओके,
प्राकृतिक सूचक कहते किसे? तो वैसे सूचक जो प्रकृति के द्वारा यानी कि पौधे द्वारा हमें प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, लिटमस पत्र हो गया इत्यादि एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक तो भाई मानव द्वारा बनाए गए सूचक को कृत्रिम सूचक कहते हैं, जैसे कि मैथिल, ऑरेंज, फिनोल्फैथलीन। ओके, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया कुछ इंपॉर्टेंट स्टार देकर कि हमारा शरीर का पीएच मान जो है 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। तो एग्जाम में ऐसा पूछ देगा, या हो सकता है कहीं भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ दें। आप लोग जो है जितने भी स्टार से दिए गए, मैंने अभी जितने भी स्टार दिए गए हैं सभी स्टार को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, जब अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का जल का पीएच मान जो है कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि वर्षा का जल का मान। ठीक है, मैं आपको समझा दूँ। ये आपका वर्षा हुआ, ठीक है, ये आपका वर्षा हुआ, मान के चलिए ये बादल हो गए। ठीक है, वर्षा हुआ और इसके जल का पीएच मान, वर्षा का जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाएगा और ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल वर्षा कहेंगे, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा कहेंगे। जब वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से नीचे हो जाए यानी कि कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहेंगे। और इसी अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित हो जाएगा तो नदी के भी जल को जो है पीएच मान ये कम हो जाएगा। इसके द्वारा नदी के जल का पीएच मान भी कम कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई जब ये और ये यानी कि नदी के पानी और अम्लीय वर्षा का पानी रिएक्शन करेगा तो जो है अम्लीय वर्षा जीत जाएगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा का अर्थ क्या है? खट्टा। तो खट्टा कितना भी हो भाई आपका अम्लीय वर्षा जो है नदी में चला जाएगा। ठीक है, ओके, समझ गए आप लोग आई होप। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर फाइनली यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं आप दोस्तों। तो फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सारे कवर अप करा दिए हैं। जितने भी आज तक बोर्ड एग्जाम में, जितने भी NCERT बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे थे, जितना मैंने बताया उसी के अंदर से पूछे गए थे। तो आप लोग उन सभी को अगर आप कवर कर लेते हो और उस सभी को 2 से 3 बार पढ़ लेते हो तो आप लोग जो है उस चैप्टर से जितने भी आपकी बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे आप सभी को करके आओगे घर। ठीक है, तो आप बचता है प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर का एक अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि भाई इसका मैं दिखा दूँ कितना लंबा लंबा आंसर होता है। और जो है वीडियो लंबा बन जाएगा तो आप लोग जो है बोरिंग फील करोगे, इसीलिए मैं इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को नहीं करवा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। वीडियो को दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। ओके गाइस, सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं जितना भी मैंने आपको पढ़ाया सब जो है नोट्स आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को जो टाइटल है ना उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सअप चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप चैनल पर आपको इसका जो है PDF दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों का जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको भी बहुत सारे कुछ करना है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलने वाला है भी, फिर आपको फ्री नोट्स दिए जा रहा है व्हाट्सअप चैनल पर। ठीक है, ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों बात करें तो आपका लाइव क्लासेस भी जल्दी होने वाला है इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों चैप्टर का फुल्ली एक्सप्लेनेशन वीडियो भाई मैंने जो है अपने हाथ से नोट्स बनाकर बता रहा हूँ। तो भाई ये बहुत ही बड़ी बात है, हाथ से नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम उससे भी ज़्यादा वीडियो बनाने में लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को भाई कवर अप करता हूँ और मुझे अपना पर्सनल काम भी होता है, तो इतना टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हर एक तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप जो है एग्ज़ाम की जब भी आए आप अपने एग्ज़ाम के लिए 100% प्रिपरेशन करके तैयारी कर सके और एग्ज़ाम में 90% फोड़ सके। तो गाइज मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए भर के, और सबके कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।